Hello students, I Bhagyashree Goswami from Hajia Group of Institution Lucknow. Uh, Today we will discuss about the antihypertensive agent. इससे पहले भी हमने एंटी एजेंट से उसके बारे में पढ़ा था। जब हमने उसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था और उसकी एक क्लास जो एसी इनिबिटर्स है उसकी क्लास हमने एक पढ़ी थी। आज हम जो उसकी जो बाकी की क्लासेस हैं वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले कंटेंट्स इसमें आज हम पढ़ेंगे सिम्पैथोलाइटिक एजेंट्स। सिम्पैथोलाइटिक एजेंट्स भी उसमें उसके अंदर पढ़ेंगे सेंट्रली एक्टिंग एजेंट्स, उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसकी ड्रग स्ट्रक्चर, उसके एसएआर और उसमें से सिंथेसिस ऑफ मिथाइल डोपा हाइड्रोक्लोराइड पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पोस्ट गैंग्लोनिक एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकिंग एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जिसके हम यूजेस और एडवर्स इफेक्ट देखेंगे। फिर उसके बाद हम वेजोडाइलेटर्स, आर्टेरियल वेजोडाइलेटर्स, उनकी ड्रग स्ट्रक्चर, आर्टेरियल एंड वीनस डायलेटर्स और उसके यूजेस और एडवर्स इफेक्ट देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो सिम्पैथोलाइटिक एजेंट्स होते हैं। जो सिम्पैथोलाइटिक एजेंट्स होते हैं उनको दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट है सेंट्रली एक्टिंग एजेंट जिसमें है मिथाइल डोपा, क्लोनिडीन, ग्वानबेंजीन एसिटेट। उसके बाद है पोस्ट गैंग्लोनिक एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकिंग एजेंट जिसमें है रेजरपाइन, ग्वानिथिलीन मोनोसल्फेट। ये जो ड्रग्स होती हैं ये क्या करती हैं, जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है मतलब हम कह सकते हैं कि ब्रेन में जाके क्या करती है, अपना वर्क करती हैं। ठीक है, ये सारी ड्रग्स होती हैं। उसके बाद है हम बात करेंगे सेंट्रल एक्टिंग एजेंट। जो सेंट्रल एक्टिंग एजेंट्स होते हैं, these agents act centrally on the vasomotor centers of the brain and are predominantly alpha receptor agonist। जो सेंट्रल एक्टिंग जो एजेंट्स होते हैं वो क्या होता है, जो ब्रेन में जो वैसोमोटर सेंटर्स होते हैं वहां पे जाके क्या करते हैं, अपना वर्क करते हैं। और ये ज्यादातर क्या करते हैं, ये जो अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं वहां पे काम करेंगे। ये अल्फा रिसेप्टर के अगोनिस्ट में काम करते हैं। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं। जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ब्रेन विद अल्फा 2A रिसेप्टर एट वेजो मोटर सेंटर। फिर उसके बाद क्या होगा, क्लोनिडिन मिथाइल डोपा अपना काम करेंगे। उसके बाद सिंपैथेटिक जो आउटफ्लो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिंपैथेटिक अगर आउटफ्लो कम होता है तो हार्ट में क्या होगा, जो हार्ट रेट होती है वो डिक्रीज हो जाएगा। और हार्ट रेट डिक्रीज होने के बाद में क्या होगा, बीपी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। ब्लड वेसल्स में क्या होगा, जो पीवीआर होता है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, जैसे पीवीआर कम होगा तो क्या हो जाएगा, बीपी भी अपने आप फॉल होने लग जाएगा। तो क्लोनिडिन ऐसे वर्क करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है। उसके बाद हम बात करते हैं ड्रग स्ट्रक्चर्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोनिडीन की। क्लोनिडीन जो है यूज जो होता है इन मॉडरेट टू सीवियर हाइपरटेंशन। ये मतलब कि अगर हमने पहले जब इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा था कि जो हाइपरटेंशन होते हैं उनकी फेजेस अलग अलग देखी थी। तो ये जो क्लोनिडीन होता है वो मॉडरेट से जो सीवियर हाइपरटेंशन होता है, मतलब ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा ज़्यादा। तो क्या होता है कि मतलब ज़्यादा क्या होता है कि जहाँ पे सीवियर कंडीशंस होने लग जाती है हाइपरटेंशन की, तब इसको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है फॉर विड्रॉल थेरेपी ऑफ अल्कोहल ऑपॉइड्स। कि मतलब वो जो अल्कोहल ऑपॉइड्स होते हैं उनकी विड्रॉल थेरेपी में भी इनको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। टू डायग्नोज फियोक्रोमासाइटोमा, जो मतलब जो फियोक्रोमासाइटोमा है उसको डायग्नोज करने में भी क्लोनिडीन का यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद हम एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं। एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, ये सेडेशन और ड्राउजीनेस करता है, मतलब नींद आने लगती है और उबासियां आती हैं इसको अगर ड्रग को लेते हैं। उसके बाद है ड्राइनेस ऑफ माउथ एंड नोज। ये क्या होता है, माउथ को क्या करता है, ड्राई कर देता है और नोज को भी ड्राई कर देगा। और क्या करते हैं, कॉन्स्टिपेशन कर देता है और ब्रेडिकार्डिया कर देता है। ब्रेडिकार्डिया हमने बहुत बार पढ़ा है कि क्या करेगा, हार्ट रेट को कम कर देगा। मिथाइल डोपा, मिथाइल डोपा जो है ट्रीट ऑफ हाइपरटेंशन इन कॉम्बिनेशन विद डायूरेटिक्स। मिथाइल डोपा को जो डायूरेटिक्स के साथ में दिया जाता है, जब मिथाइल डोपा और डायूरेटिक्स कॉम्बिनेशन में दिया जाएगा तब क्या करते हैं, मतलब इन दोनों को कॉम्बिनेशन में देते हैं तो ये क्या है, हाइपरटेंशन के लिए यूज किया जाता है इसको। मतलब हाइपरटेंशन की यूज के लिए हमेशा मतलब कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, मिथाइल डोपा प्लस डायूरेटिक्स दिया जाएगा। उसके बाद है एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट में है सेडिशन एंड ड्राउजीनेस, कॉन्स्टिपेशन और गायनेकोमस्टिया हो जाता है।
उसके बाद हम ग्वान बेंजीन एसीटेट की बात करते हैं। इसमें यूज़ है इन सीवियर हाइपरटेंशन में। इनको हाइपरटेंशन में यूज़ किया जाता है, और जो मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब हाइपरटेंशन मतलब सीवियर कंडीशन में हाइपरटेंशन चल जाता है, तब इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद है इसका एडवर्स इफेक्ट, सेडेशन एंड ड्राउजीनेस एंड ड्राइनेस ऑफ माउथ। फिर Guanbens works by decreasing your heart rate and relaxing the blood vessels so that blood can flow more easily throughout the body. जो ग्वान बेंजीन होता है वो क्या करता है, जो हार्ट रेट होती है पेशेंट की, हार्ट रेट को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। जब ये क्या करेगा, जब हार्ट रेट को डिक्रीज कर देगा तो जो ब्लड वेसल्स जो होती है जिनमें ब्लड फ्लो होता है उनको क्या कर देगा, ये रिलैक्स कर देगा। रिलैक्स करने से क्या होगा कि जो ब्लड का फ्लो है वो इजीली उन वेसल्स में फ्लो कर पाएगा, और पूरी बॉडी में बहुत इजी से क्या हो जाएगा, ब्लड का फ्लो हो जाएगा, जिससे जो हाइपरटेंशन है वो कम होने लग जाएगा। मतलब जो हाई बीपी होता है वो कम होने लग जाता है। इसका वर्क यही है कि हार्ट रेट को डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करने के बाद क्या करेगा, डिक्रीज करता है और रिलैक्सिंग क्या कर देता है, ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर देता है, जिससे ब्लड फ्लो इजीली होने लगता है। रेजरपाइन, रेजरपाइन हमने ये एक प्लांट प्रोडक्ट है, मतलब प्लांट से हमें मिलता है रेजरपाइन। इसमें क्या होता है कि इसकी जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं जैसे कि बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, ये एक सुसाइडल टेंडेंसी कर देता है। मतलब इसको लेने के बाद कई कई पेशेंट को सुसाइडल टेंडेंसी होने लगती है, और इसके मतलब ज़्यादातर इनको हाइपरटेंशन में यूज़ किया जाता है। SAR, हम SAR की बात करते हैं। इट हैज़ बीन shown that at least one orthochlorobromo or methyl group is essential, but two ortho groups are clearly preferred. इसमें क्या होता है कि हम SAR की बात कर रहे हैं कि इसमें क्या होगा, एक तो या तो क्लोरीन होना चाहिए, ऑर्थो क्लोरीन होना चाहिए, या ब्रोमीन या फिर CH3 होना चाहिए, लेकिन इस असेंशियल है, मतलब ऑर्थो जो ग्रुप होंगे वो 2 होने चाहिए, कोई भी 2 प्रेफर होने चाहिए, बहुत कंपलसरी होगा। द डिस्टेंस बिटवीन द कैटायनिक सेंटर टू द आउटर ऑफ द एरोमेटिक रिंग B5 to 5.1 A lying strong, and from the cationic center to the plane of aromatic ring must be 1.28 to 1.36 एंगस्ट्रॉम। ये क्या होता है, मतलब जो कैटायनिक सेंटर होता है उससे और जो आउटर जो एरोमेटिक रिंग है उसमें जो डिफरेंस होता है वो कितना होना चाहिए, 5 से 5.1 होना चाहिए। और जो कैटायनिक सेंटर है उसका प्लेन ऑफ एरोमेटिक रिंग है तो उसका जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 1.28 से लेके 1.36 होना चाहिए। Increase in the size of imidazolidine ring considerably decrease the activity. अगर इमिडाजोलिडीन जो रिंग है, अगर हम उसकी साइज का क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, अगर उसमें इंक्रीज इन द साइज ऑफ इमिडाजोलिन मतलब हमने इंक्रीज कर दिया है तो क्या होगा, जो एक्टिविटी क्या होगी वो कम हो जाएगी। फिर उसके बाद हम सिंथेसिस की बात करते हैं। सिंथेसिस इजी है। मिथाइल डोपा की जो सिंथेसिस है उसमें क्या करते हैं हम कि उसके जो स्टार्टिंग मटेरियल लेंगे वो हम लेंगे 4-हाइड्रोक्सी-3-मेथॉक्सी फिनाइल एसीटोन, ठीक है, ये इसका हमने स्टार्टिंग मटेरियल है। हम इसकी सिंथेसिस कराएंगे पोटेशियम साइनाइड और अमोनियम क्लोराइड के साथ में, तो हमें क्या मिलेगा, रेसिमिक मिक्सचर मिल जाएगा। रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा अल्फा अमाइनो नाइट्राइल का, ठीक है। जब हमें रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा तो हमें फर्स्ट हमें क्या करना है, जो एल आइसोमर होगा उसको हम क्या कर लेंगे, सेपरेट आउट कर लेंगे। सेपरेशन ऑफ एल आइसोमर बाय कॉम्फोसल्फोनिक एसिड, ठीक है, हम उसको कॉम्फोसल्फोनिक एसिड से क्या करेंगे, उसको सेपरेट आउट कर लेंगे, और हम उसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में कराएंगे। जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमें अपना फाइनल प्रोडक्ट मिथाइल डोपा मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकिंग एजेंट्स की। इसमें क्या होता है, ग्वानिथिलीन मोनोसल्फेट जो है, guanethylene works by decreasing the heart rate and relaxing the blood vessels so that the blood can flow more easily throughout the body, thereby reducing these risks
सेम जो हमने पहले पढ़ी थी, वन बेंजीन में पढ़ी थी, कि डिक्रीज कर देते हैं हार्ट रेट को, जिससे क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी और जो ब्लड है वो इजीली पूरी बॉडी में फ्लो करने लगेगा। ठीक है, it is a post-ganglionic sympathetic nerve terminal blocker that prevents the release of norepinephrine from the nerve terminal। ये क्या है, पोस्ट गैंग्लोनिक सिंपैथेटिक नर्व टर्मिनल है, मतलब पोस्ट गैंग्लोनिक जो सिंपैथिक नर्व टर्मिनल होता है वो ब्लॉक कर देता है। ठीक है, वो ब्लॉक करता है एंड दैट प्रिवेंट्स द रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन फ्रॉम नर्व टर्मिनल। तो ये क्या करते हैं, या मतलब इन्होंने क्या किया, जो सिंपैथेटिक जो नर्व था, नर्व टर्मिनल था, उसको ब्लॉक कर दिया और जो नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हो रहा था उसको भी क्या कर दिया, उनको प्रिवेंट कर दिया। ठीक है, जो नर्व टर्मिनल्स होते हैं वहाँ से नॉरएपिनेफ्रिन क्या हो रहा था, रिलीज हो रहा था, वहाँ पे इनको क्या किया, इनको प्रिवेंट कर दिया। और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक जो नर्व टर्मिनल था उसको क्या कर दिया, इन्होंने ब्लॉक कर दिया। इसलिए इस ड्रग को क्या कहा जाता है, पोस्ट गैंग्लियोनिक एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकिंग एजेंट कहा जाता है। कि जो पोस्ट गैंग्लियोनिक जो होता है जो उनको क्या कर देते हैं, ये ब्लॉक कर देते हैं। उसके बाद यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट। इसकी यूज है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मॉडरेट एंड सीवियर हाइपरटेंशन, मतलब इसको भी मॉडरेट और जो सीवियर हाइपरटेंशन होता है उसमें क्या किया जाता है, इनको यूज किया जाता है। इसके एडवर्स इफेक्ट है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ए फॉर्म ऑफ लो ब्लड प्रेशर्स, स्लो हार्ट बीट, स्टफी नोज। ठीक है, ये इसके साइड इफेक्ट्स है। उसके बाद हम बात करते हैं वेजोडाइलेटर्स की। वेजोडाइलेटर्स जो होंगे मतलब जो वेजल्स को डायलेट करते हैं वो वेजोडाइलेटर्स हो गए, जैसे नाम इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद इनको क्या किया है, दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट है आर्टेरियल वेजोडाइलेटर्स और दूसरी है आर्टेरियल एंड वीनस डायलेटर्स। जो आर्टेरियल वेजोडाइलेटर्स है, मतलब जो आर्टरीज जो होती हैं उसको क्या कर देता है, उनको डायलेट कर देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम आर्टेरियल वेजोडाइलेटर्स बोलेंगे, जिसमें ड्रग्स हैं हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोराइड, मिनॉक्सिडिल और डाइजॉक्साइड। उसके बाद आर्टेरियल एंड वीनस डायलेटर्स जो होते हैं, मतलब जो आर्टरी और वीनस दोनों को डायलेट करते हैं, वो है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। ये जो ड्रग्स हैं ये पहले पूछी जा चुकी हैं किसी ना किसी फार्मासिस्ट एग्जाम में। तो इसका क्लासिफिकेशन आप अच्छे से याद कर लें कि आर्टेरियल वेजोडाइलेटर्स में 3 ड्रग्स हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोराइड, मिनॉक्सिडिल और डाइजॉक्साइड। उसके बाद आर्टेरियल वीनस डायलेटर, उसमें सिर्फ एक ड्रग है जिसमें है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। उसके बाद हम आर्टेरियल वेजोडाइलेटर्स की बात करते हैं। डायरेक्टली रिलीज आर्टेरियल स्मूथ मसल्स, मतलब ये क्या करते हैं, जो रिलीज आर्टेरियल और स्मूथ मसल्स हैं वहां पे काम करेंगे। डिक्रीज पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस एंड आर्टेरियल ब्लड प्रेशर्स। ये क्या करते हैं, जो पेरिफेरल वेस्कुलर जो रेजिस्टेंस होता है उसको क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। और जैसे नाम इंडिकेट है, ये क्या करते हैं, आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को भी क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। कॉज सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन। ये क्या करते हैं कि वो सॉल्ट और वाटर का क्या कर देते हैं, रिटेंशन कर देते हैं। शुड बी यूज विद डायरेटिक्स एंड बीटा ब्लॉकर्स। आरटी जो वेजोडाइलेटर्स होते हैं कभी सिंगल नहीं यूज होंगे, ये हमेशा कॉम्बिनेशन में यूज होते हैं। कि कॉम्बिनेशन में भी कैसे, जैसे डायरेटिक्स के साथ में दे दिया या फिर बीटा ब्लॉकर्स जो होते हैं उनके साथ में दे दिया। उसके बाद हम ड्रग स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोराइड, इसमें क्या होगा, इसका मोड ऑफ एक्शन, जिसको हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, डायरेक्ट रिलैक्सेशन ऑफ वेस्कुलर मसल स्मूथ मसल बाय स्टिमुलेटिंग सीजीएमपी। ये जो क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, डायरेक्ट स्मूथ मसल्स पे काम करते हैं। डायरेक्ट स्मूथ मसल्स पे काम करेंगे तो क्या होगा, जो सीजीएमपी होता है वो क्या होता है, स्टिमुलेट होने लग जाता है। ठीक है, ये इसका मोड ऑफ एक्शन है। फिर उसके बाद हम एडवर्स इफेक्ट की बात करें, फ्लशिंग, टैकिकार्डिया, फ्लूइड रिटेंशन। ठीक है, ये इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं। और यूजेस, मतलब इमरजेंसीज में, इनको इमरजेंसीज में क्या जाता है, यूज किया जाता है। उसके बाद हम मिनॉक्सिडिल की बात करते हैं। मिनॉक्सिडिल क्या करता है, इट ओपन्स द पोटेशियम चैनल एंड कॉजेज हाइपरपोलराइजेशन। ये क्या करते हैं, ये पोटेशियम चैनल को ओपन कर देते हैं और हाइपरपोलराइजेशन कर देते हैं। उसके बाद एडवर्स इफेक्ट है, उसमें है टैकिकार्डिया, फ्लूइड रिटेंशन और हाइपर ट्राइकोसिस। ये क्या करते हैं, इनको कॉज कर देते हैं। उसके बाद है ये इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लैकनेस, मतलब मिनॉक्सिडिल का जो एडवर्स इफेक्ट था उसको साइंटिस्ट ने उसको यूज बना दिया। मतलब इसका एडवर्स इफेक्ट था कि इसकी में क्या होता है, जैसे मतलब वेजोडाइलेटर्स होते हैं तो क्या होता है कि जो बालों की जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
बालों की ग्रोथ बढ़ने की वजह से क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने लगती है बालों की। तो उन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने जहाँ पे गंजापन होता है, किसी को हेयर्स की प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे इनको क्या किया, यूज़ कर लिया गया। मतलब उसके एडवर्स इफेक्ट को क्या कर लिया इन्होंने, यूज़ बना लिया। उसके बाद हम डायजॉक्साइड की बात करते हैं। डायजॉक्साइड इज अ केमिकली सिमिलर टू थायराइड डायरेटिक्स। मतलब अगर ड्रग स्ट्रक्चर हम देखें तो डायजॉक्साइड जो होता है वो एज ए थायराइड डायरेटिक्स जैसा दिखता है। प्रोड्यूस हाइपरग्लाइसेमिया कैन कॉज सीवियर हाइपोटेंशन। ये क्या करते हैं, हाइपरग्लाइसेमिया कॉज करते हैं और इसमें चांसेस होते हैं कि वो बहुत ही जल्दी मतलब हाइपोटेंशन कॉज करने लग जाते हैं। Diazoxide hyperpolarizes arterial smooth muscle cell by activating ATP sensitive potassium channel. These causes relaxation of the vascular smooth muscles. जो डाइजॉक्साइड होते हैं वो हाइपरपोलराइज कर देते हैं आर्टरियल स्मूथ मसल्स को। और कैसे करेंगे, ये एक्टिवेट कर देते हैं एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल होते हैं उनको एक्टिवेट कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, जिससे मतलब जो स्मूथ मसल्स हैं, वस्कुलर स्मूथ मसल्स हैं, वो क्या हो जाएंगी, रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे ही रिलैक्स होंगी तो जिससे क्या होगा, ब्लड का फ्लो इजीली हो पाएगा और बीपी क्या हो जाएगा, फॉल डाउन हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टरियल एंड वीनस डायलेटर। आर्टरियल और वीनस डायलेटर में केवल एक ही ड्रग है जिसका नाम है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड में क्या होता है, रिलैक्स बोथ आर्टरियल एंड वीनस स्मूथ मसल्स। ये जो होते हैं, जो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड होते हैं, वो क्या करते हैं, आर्टरियल और जो वीनस स्मूथ मसल्स होते हैं, दोनों को क्या कर देते हैं, रिलैक्स कर देते हैं। इट्स प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज शेयर्ड विद अदर नाइट्रेट्स, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोग्लिसराइड। मतलब कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है कि उसके मतलब जो नाइट्रेट्स होते हैं उसके साथ सिमिलर होता है। तो हमने इसका पढ़ा है। तो हाँ, इसमें क्या होगा, रिलीज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड होगा। जैसे ही नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्टिवेटिंग ग्वानिल साइक्लेस हो जाएगा। मतलब वो क्या हो जाएगा, ग्वानिल साइकिल को एक्टिवेट कर देगा। ग्वानिल साइकिल को जैसे ही एक्टिवेट करेगा तो क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ सीजीएमपी होने लगेगा। जैसे ही सीजीएमपी सिंथेसाइज होने लगेगा तो क्या होगा, स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा। ठीक है, ये इसका नॉर्मल फिजियोलॉजी है। उसके बाद हम यूजेस की बात करते हैं, यूजेस एंड साइड इफेक्ट्स। इसको हाइपरटेंशन इमरजेंसीज में ही यूज किया जाता है। इसके एडवर्स इफेक्ट्स है पैलिपिटेशन, पेन, एब्डोमेन और वीकनेस। ठीक है, ये सारी जो क्या होती हैं ये हमने पढ़ा। मतलब आर्टरियल एंड वीनस डायलेटर्स, उसकी डायजॉक्साइड, मिनॉक्सिडिल, हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोराइड, आर्टरियल वेसोडाइलेटर्स हमने ये क्लास में पढ़ा। वेसोडाइलेटर्स की जो क्लास थी उसमें हमने ये सब सारी चीज़ें पढ़ी हैं। आई होप समझ में आया होगा। ये बहुत इजी टॉपिक है और मतलब इसकी जो स्ट्रक्चर्स हैं इसमें केवल एक ही सिंथेसिस दी गई है। स्ट्रक्चर्स मेनली याद कर लीजिएगा। और सिंथेसिस इजी सिंथेसिस है, मिथाइल डोपा की इसमें सिंथेसिस दी गई है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।